ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फोबिया रहता है, क्योंकि बायो एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ना पसंद करते हैं। फिजिक्स स्पेशली बॉयज़ को ज़्यादा पसंद आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह है जहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, रिएक्शन जो उनको समझना पड़ता है। पर आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सबसे अभी तो मैं ये आपको बता रही हूँ, इट्स टू लेट, बट देन अगेन इट इज़ नेवर लेट। अगर आपने पेपर 10 बार कर लिया है तो वो टॉपिक आपको वैसे ही अपने आप आ पाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि बच्चों के एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक हैं और डेट शीट भी रिलीज़ हो गई हैं। तो अब ऐसे में बच्चों को जो है तैयारी की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसे में अब माता-पिता का और बच्चों का और साथ ही साथ शिक्षकों का क्या रोल होना चाहिए उनकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, आज इसी बात पर हमारे साथ बात करेंगी एक बहुत ही होनहार शिक्षिका। तो हम उनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मैम, आपका बहुत सारा स्वागत है। एक बार आप अपना परिचय हमारी जनता को दे दीजिए। मेरा नाम नुपुर मेहरोत्रा है और मैं सेंट पीटर्स स्कूल एंड कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ फ्रॉम क्लासेस 8 to 10। ओके मैम। तो चलिए हम लोग अपना ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैम, हमारा जो क्वेश्चन ये है कि जो साइंस सब्जेक्ट है ये कितना अहम होता है बोर्ड्स के बच्चों के लिए क्लास 10th में? देखिए, साइंस आई शुड से साइंस इज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, है ना? तो जितना बच्चा साइंस में इंटरेस्ट लेगा, या जितना अपने सब्जेक्ट से में लगाव रखेगा, उतना उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि साइंस से आपको थिंकिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है आपको। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है अगर आप साइंस में इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। सब चीज़ फैक्ट से फैक्ट पे रिलेटेड रहती है, आपके पास हर चीज़ का एक रीज़न है ना? व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आपको हर चीज़ का एक रीज़न इवन इफ यू आर वॉकिंग, तो क्यों वॉक कर रहे हो उसमें भी एक साइंस रिलेटेड है। तो सिंपल प्रोसेसेस से लेके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एवरीवेयर साइंस इज़। साइंस। आपका स्पेसिफिक जो पोर्शन है वो केमिस्ट्री का है। आप केमिस्ट्री के बारे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे क्लास 10? देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फोबिया रहता है, क्योंकि बायो एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ। फिजिक्स स्पेशली बॉयज़ को ज़्यादा पसंद आती है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को इतना पसंद नहीं आता। रीज़न यही है क्योंकि उसमें कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह है, जहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, रिएक्शंस है उनको समझना पड़ता है। पर आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब्जेक्ट नहीं अच्छे हैं, पर आई टुक दिस स्ट्रीम वाज़ द रीज़न, क्योंकि मैं यहाँ पे सब एक्सपेरिमेंट्स करके और मैं सब फैक्ट्स जानते हुए सब चीज़ों को समझ सकती थी। तो आपको एक बार इंटरेस्ट शुरू करना है सब्जेक्ट में, तो फिर तो ये आपकी आगे की रास्ता बिल्कुल आसान होता चला जाता है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, आपने भी ऑर्गेनिक पार्ट का नाम लिया। इस तरह से कितने पार्ट होते हैं? केमिस्ट्री में देखिए, अभी अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो हमारे पास 3 डिविजन्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप समझ लीजिए उसे न्यूमेरिकल से डील करते हैं आप। उसमें आप सारा प्रैक्टिकल में कितना क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहा है, व्हाट इज़ द वेट बाय व्हिच यू आर यूजिंग इट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द प्रेशर, इन सब चीज़ों को हम या गैस की नेचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सब चीज़ हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स के बिहेवियर, उनका नेचर, उनकी रिएक्शंस, वो आप इनऑर्गेनिक में पढ़। तो एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट ऐसा है जो आपको थोड़ा-सा क्रैमिंग करना पड़ेगा, थोड़ा-सा रटना पड़ेगा। पर देन विद प्रैक्टिस वो आपको थोड़े दिनों में बहुत अच्छे से आ जाता है। रिएक्शंस वगैरह पूरा? हाँ, रिएक्शंस रटने के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन पर अगर आपको जैसे मालूम है व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ एन एसिड और व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ अ बेस ऑन मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, अगर ये एक आपने जनरल चीज़ पढ़ ली, तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी आई। अगर कहा जाए कि केमिस्ट्री थ्योरी और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सबको साथ लेके चलती है तो ये हाँ, सही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम मैम बात करें कि अभी बोर्ड्स में जब बच्चे बैठते हैं तो उसमें केमिस्ट्री को लेकर टाइम मैनेजमेंट का होता है, उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, सबसे अभी तो मैं ये आपको बता रही हूँ, इट्स टू लेट, बट देन अगेन इट इज़ नेवर लेट, नो। तो अभी अगर आप एक कंसिस्टेंट पढ़ाई करें, अपना जितने भी तीनों पोर्शंस हैं, अभी हमारे क्लास 10th में इतना ज़्यादा डिवीज़न नहीं है, बहुत है तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक ऑल्सो वी हैव ओनली 1 चैप्टर इन आईसीएसई बोर्ड। तो
आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें, आप जो चीज़ आपको नहीं आ रही है, स्टिल यू हैव 2 मंथ्स इन योर हैंड्स, ऑलमोस्ट 2 मंथ इन योर हैंड, आप उस पे इस वक़्त ध्यान दीजिए, ठीक है? बाकी जो आपने पोर्शन पहले कर लिया है, आपके स्कूल में रेगुलर टेस्ट हुए हैं, प्रैक्टिसेस हुई हैं, नहीं दी हुई हैं, तो यू हैव गॉट टेस्ट पेपर्स विथ यू। अब पूरा मार्केट में एम्पल भरा हुआ है इस वक़्त सारा टेस्ट पेपर, तो उसको जितना करेंगे, इन केस यू डोंट नो दैट टॉपिक ऑल्सो, अगर आपने पेपर 10 बार कर लिया है, तो वो टॉपिक आपको वैसे ही अपने आप आ जाएगा। बट द थिंग इज़ यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। आप ये सोचो कि मैं 10 दिन केमिस्ट्री पढ़ूँ और 10 दिन फिज़िक्स, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट, बिकॉज़ केमिस्ट्री इज़ सच, केमिस्ट्री क्या है, एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो इज़ लाइक, आपने आज याद करा, कल आप भूल जाओगे उसको, अनटिल अनलेस आप उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस बना लो। मैम अगर कहें कॉपी प्रेजेंटेशन की बात तो केमिस्ट्री का कॉपी प्रेजेंटेशन कहता हूँ जी। कॉपी प्रेजेंटेशन मतलब एग्जामिनेशन कॉपी पर। ऐसे देखिए वैसे तो साइंस का कोई भी लाइक कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है दैट यू नीड टू मच ऑफ डिस्क्रिप्शन, स्पेशली हमारा इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। केमिस्ट्री में टू द पॉइंट आंसर होते हैं, टू द पॉइंट इक्वेशंस दी जाती है, टू द पॉइंट व्हाटएवर दे आर आस्किंग, बट स्टिल इफ देयर इज एनी आंसर वेयर यू नीड टू राइट लॉन्ग आंसर, तो व्हाट आई प्रेफर इज कि आपके जो मेन वर्ड्स हैं, जो रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बन रहा है या उस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जो पूछा गया है, बेटर अंडरलाइन इट। ओके, आप जो इंक जिस इंक से लिख रहे हो, ब्लू ब्लैक या ब्लू से, यू बेटर अंडरलाइन दैट वर्ड, बिकॉज ये तो सबको पता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता दैट ही और शी इज गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। तो जो एक पर्टिकुलर वर्ड आपको लगा है इम्पोर्टेंट है, एक दो तीन जो भी वर्ड है, बेटर अंडरलाइन इट, सो द एग्जामिनर विल बी नोइंग कि हाँ, इस बच्चे को पता है आंसर क्या है। So instead of reading the whole thing, he knows the focus will be on the correct answer. So copy presentation that पे करिए, and do not over write anything. Do not do too much of cutting, scribbling. ये सब मत करिए. Paper should be neat. आप कॉन्फिडेंट हो आपने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है. Now you need not cut it. है ना? तो जितनी ओवर राइटिंग करेंगे उतना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। मैम अगर कहें कि सपोज दैट कोई क्वेश्चन आया है वो 4 मार्क्स का है और उसमें रिएक्शन उसने लिख दी बच्चे ने, उसको डिस्क्राइब नहीं किया, तो कितना मार्क्स वो पा सकता है एक बंदा था? देखिए यही टाइम मैनेजमेंट वाली बात है। आई वुड प्रेफर जो पूछा गया उसको एक्सप्लेन करें, एंड दिस इन माय स्कूल आई मेक इट अ प्रैक्टिस, इफ यू आर राइटिंग एनी रिएक्शन, तो आप सपोज NaOH लिख रहे हो, तो इट इज गुड आप उसके नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। आप CO2 लिख रहे हो, उसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑब्वियसली आपको एग्जामिनर नंबर कहीं नहीं काटेगा। मैम अगर हम बात करें आते हैं ट्रिक्स एंड टिप्स पे, इन सोशल मीडिया बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है, टिप्स बता दीजिए, ट्रिक्स बता दीजिए, तो क्या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं? देखिए साइंस में अभी मैं इवन आई एम अटैच टू द मीडिया, तो मैं आजकल रोज देखती हूँ लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं, या देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। पर अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आए तो द बेस्ट ट्रिक इज दिस, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विथ योर टॉपिक। आपको टॉपिक की पूरी डेप्थ तक नॉलेज होनी चाहिए। सी देयर इज वन केमिकल, उस केमिकल के 10 नेम है, ठीक है, तो दे मे नॉट आस्क यू द डायरेक्ट नेम से नहीं पूछे आपसे। सपोज जैसे अभी मैं बात करी थी NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है उसका नाम, और उसका नाम कास्टिक सोडा भी है। तो अब आपसे कास्टिक सोडा के नाम से पूछे, बट यू नो दैट रिएक्शन, बट यू डोंट नो व्हाट इज कास्टिक सोडा ना, तो आप नहीं लिख पाओगे। तो सबसे अच्छी ट्रिक है, व्हाटएवर यू आर रीडिंग, जो भी पढ़ रहे हो, यू जस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स, एक एक लाइन को पढ़ो, समझो चैप्टर की, है ना। अब अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। जो चैप्टर आपको वीक लग रहा है उसको गो इन द डेप्थ, ठीक है। सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आपको टॉपिक सबसे अच्छा आता है, तो कोई उसका शॉर्ट, देयर इज नो शॉर्ट वे टू सक्सेस ना, तो फिर आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वो डेप्थ में जाके पढ़िए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। मैम अगर हम ये कहें कि जैसे प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, अभी शुरू होने वाले हैं, अगर उसमें बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है तो घर वालों का काफी प्रेशर बन जाता है, प्री बोर्ड्स पे वो प्रेशर जाकर रिलीज होता है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं बिल्कुल, आई वुड नेवर एवर इसको मैं बढ़ावा दूंगी इस चीज के लिए। प्री बोर्ड इज बीन टेकन बाय, कुछ स्कूल 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, सिर्फ इसीलिए सो दैट द चाइल्ड शुड हैव द प्रैक्टिस। देखिए जो बच्चा 10th में बोर्ड के लिए अपियर हो रहा है, उसके लिए पहली बार बोर्ड पे बैठा है, तो एक वही फोबिया अपने में बहुत, तो उस फोबिया को कम करने के लिए हम लोगों ने प्री बोर्ड्स रखे। तो प्री बोर्ड्स आप 2 बार 3 बार खुद अटेम्प्ट करिए। अगर स्कूल वाला अटेम्प्ट करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है,
आप अपने पास एक टेस्ट पेपर्स हैं, आप क्लॉक रखिए, उसको देखिए कि मैं इतने टाइम में इतना पेपर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर बच्चा उसमें नहीं अच्छा से फेयर कर रहा है तो पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट इनका एनकरेज करना चाहिए, देखो बेटा कहाँ पर आपसे गलती हो गई, है ना? तो यही सुधार आपको बोर्ड में करना है। तो वही एक वे है, मतलब प्री बोर्ड लेने का वजह ही वो है स्कूल्स में। एंड आई थिंक जिन जिन स्कूल्स में 2-2 3-3 प्री बोर्ड्स होते हैं, इट्स वेरी गुड, एवरीबडी शुड अपीयर इन दैट, बैठना चाहिए, करना चाहिए इसमें। बोर्ड में जितने मार्क्स है उसके लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस चाहिए। एक प्रैक्टिस चाहिए, है ना? आपका हो सकता है अभी क्लिक नहीं करा आंसर, आपको बोर्ड में क्लिक कर जाएगा आंसर, बट यू नो कि इस तरीके का क्वेश्चन आया। अभी जैसे हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो एवरी डे इन इन माय पीरियड आई एम टेकिंग देयर प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो रेगुलर क्वेश्चंस उन्हें आते हैं वो मैं नहीं पूछ रही हूँ, थोड़े से डिफरेंट अलग हट के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। मैम देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर कोर्स, प्लीज टेल। देखिए टॉपिक्स में एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देन देयर आर इनिशियल चैप्टर्स जो शुरू में हैं, एसिड बेसिस के हैं। देन देयर आर चैप्टर्स बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, वो आने चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास एक टॉपिक से आ जाएगा, पर हाँ दैट एक टॉपिक से उन्होंने आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन दे दिया, शॉर्ट में भी दे दिया। दे कैन गिव यू अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन आल्सो, लास्ट ईयर आए थे बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, मतलब केमिस्ट्री में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब आपको एक पिक्चर दिमाग में बनी रहनी चाहिए कि अगर मैंने पीरियोडिसिटी पढ़ी है एलिमेंट्स की, तो आई शुड बी लाइक, मुझे पता होना चाहिए कहाँ पर उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये क्या वेरिएशन हो रहा है, वो चीज़ आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग है, देन देयर रिएक्शंस है, कन्वर्जन्स है, काफ़ी कुछ तो कट चुका है, लेकिन जो भी है मॉडल तो ये रहा हमारे यहाँ तक का सेशन। मैम जाते जाते आप बच्चों को और भी लोगों को कुछ अगर आप बता सके। मेरा कहना यही है, आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करिए और डू नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट दिस टाइम। मतलब अब ये ऐसे टाइम पर हो आप, ये अपना 1 मिनट भी नहीं करो। शादियां आती रहेंगी, देयर विल बी वेडिंग, देयर विल बी फेस्टिवल्स, देयर विल बी एवरीथिंग एवरी ईयर, है ना? तो इस वक्त आप अपने आप को कट ऑफ कर लो वर्ड से, बस 2-3 महीने की बात है, और जी जान लगा के काटो, मतलब मेहनत करिए और एवरी डे मेहनत करिए, कंसिस्टेंट पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप इतना अच्छा जानकारी दी। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।